हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरे डॉक्टर साथियों की टीम कैसी हो आप सारी बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखो, आज भी शायद पेपर है किसी का, बिल्कुल 1 तारीख को भी पेपर है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की यूनिट नंबर कौन सी है, 4 आज। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। आपने अभी तक कम्युनिकेशन के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है जी। और चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट कर दो और बेल आइकन के दबा के और हमारे साथ बिल्कुल परमानेंटली जुड़ जाओ। देखो, यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली आंसर दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखो, जो संप्रेषण प्रक्रिया होता है उसके प्रमुख 5 तत्व होते हैं। सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आया है बहुत सारी बार, कल भी आया था ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन कल भी पूछा था और आगे भी पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन होता है, सेंडर होता है। सपोज डेट मैंने मैसेज सेंड किया, तो सेंडर कौन होता है, मैं खुद हूँ। यहाँ पर मैं खुद हूँ। मैंने क्या सोचा कि आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगा और उसके लिए मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन का कंटेंट तैयार किया। तो मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन का कंटेंट तैयार किया, मैसेज तैयार किया। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर लाइव आके पढ़ाऊँ, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब का सहारा लिया। मतलब यूट्यूब यहाँ पर क्या है, मीडियम है। मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और पढ़ाया। उसके बाद आपने उसको पढ़ा, आप कौन बन गए, रिसीवर। आपने उसको पढ़ा, फिर आपने मेरे को कमेंट करके बताया कि सर आपकी क्लास बड़ी मस्त थी। आप क्या बन गए, फीडबैक दे दिया मेरे को आपने। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर सेंडर में हूँ, मैं सेंडर हूँ। मैंने सोचा कि आज आपको मैं कम्युनिकेशन पढ़ाऊँ। मैंने कम्युनिकेशन का कंटेंट तैयार किया। मैंने कम्युनिकेशन का कंटेंट तैयार किया, मतलब मैंने मैसेज तैयार किया। फिर मैं सोचा कि मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाऊँ, तो मैंने यूट्यूब को मीडियम बना के और आपको वीडियो तैयार किया और आपको पढ़ाया। अब आपने उस वीडियो को देखा तो आप क्या हो, यहाँ पर रिसीवर हो। फिर आपने मेरे को कमेंट करके बताया कि सर आपका वीडियो बहुत मस्त था, तो आपने क्या दिया, मेरे को फीडबैक दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, संप्रेषण एक कैसी है, चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी है, चक्रीय प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप मेरे को रेस्पॉन्स दोगे, फीडबैक दोगे, तो आप क्या बन जाओगे, आप एनकोडर रहोगे, मैं डिकोडर रहूँगा। ये ध्यान में रखना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में एनकोडर डिकोडर बन जाता है और डिकोडर एनकोडर बन जाता है। तो ध्यान रखना, संचार की चक्रीय स्थिति में, कैसी में, चक्रीय स्थिति में एनकोडर डिकोडर बन जाता है, डिकोडर एनकोडर बन जाता है। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को वर्तीय, पूर्ण और अंतःक्रियात्मक बनाती है। जो प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होती है, वो कक्षा संप्रेषण को वर्तीय बनाती है, पूर्ण बनाती है और अंतःक्रियात्मक बनाती है। कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है, टेलीफोन होता है, ईमेल होता है, ग्राफिक्स होता है, स्क्रिप्टिंग होता है। बताओ भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। इकॉग्निक प्रोडक्शन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूडेस। ये पिछले साल के क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई मैं नया नहीं लेके आ रहा, सारे के सारे पिछले साल के क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है भाई लोगों, यहाँ पर होता है ग्राफिक्स। देखो, कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में ग्राफिक्स शामिल होता है। ग्राफिक्स को हिंदी में चित्रालेख कहते हैं। ग्राफिक्स ऐसे दृश्य प्रदर्शन को कहते हैं जो किसी दीवार, कपड़े, कागज या पत्थर, कंप्यूटर स्क्रीन या अन्य सतह पर ज्ञान, मनोरंजन, संदेश, मार्गदर्शन, पहचान, अन्य किसी ध्येय से बनाया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है, क्या होता है, ग्राफिक्स। हम ग्राफिक्स नहीं करते, कोई भी आप डिजाइन तैयार कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें डिजाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ग्राफिक कर रहे हो।
ठीक है। तो देखो टेलीफोन भी आदर्श नहीं होता है, ईमेल भी आदर्श नहीं होता है, स्क्रिप्टिंग भी आदर्श नहीं होता, सबसे आदर्श होता है ग्राफिक्स। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार हैं, बताओ। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार हैं अवपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भूत शक्ति, वैध शक्ति और मनोरंजनात्मक शक्ति। और ध्यान रखना, अब मैं 5 तारीख के लिए और 9 तारीख के लिए, 5 तारीख और 9 तारीख के लिए मैं मॉडल पेपर तैयार करूँगा कल, ठीक है। कल आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, 5 तारीख का जिनका एग्जाम है उनके लिए और 9 तारीख को जिनका एग्जाम है उनके लिए। ध्यान रखना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आएंगे, तो उस मॉडल पेपर को आप जरूर देखना। अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार हैं अवपीड़क शक्ति है, पुरस्कार शक्ति है, प्रोद्भूत शक्ति है, वैध शक्ति है और मनोरंजनात्मक शक्ति है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो भाई लोगों यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अध्यापक, छात्र संप्रेषण या छात्र छात्र संप्रेषण इत्यादि आता है। यह संप्रेषण उद्देश्यपरक होता है। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार निम्न हैं अवपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भूत शक्ति और वैध शक्ति। ध्यान रखना, ये सारे के सारे 4 आधार हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सही ढंग से याद कर लेना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई अभिकथन और कारण का है। इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना, देख लेना। यहाँ पर आप पढ़ के गए हो, ज़्यादा डिपेंड ये नहीं करता, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। और देखो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, किसी भी हालत में आपको टेंशन नहीं लेनी है बस। और कुछ भी लो, आप टेंशन मत लो। आप खाना लो, डाइट लो, कुछ भी लो, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लोगे समझो आप अपना स्कोर खुद खो रहे हो। यदि टेंशन ले रहे हो समझो आप अपना सिलेक्शन खुद रोक रहे हो। डायरेक्टली बोल सकता हूँ, टेंशन लेने का मतलब है खुद का सिलेक्शन खुद को रोकना। अभिकथन ए, कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सहित स्तर पर होती है, सतही स्तर पर होती है। अभिकथन ए है और तर्क रीजन आर है। सही आंसर बताओ सभी के सभी भाई लोगों। बहुत शानदार, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये टोटल 4 ऑप्शन आपकी नज़र के सामने। और ध्यान रहे, अगली साल जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा तब तक मेरी बुक आ जाएगी मार्केट में, फर्स्ट पेपर की। ओल्ड पेपर रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे, डेस्क्रिप्टिव टाइप से आएगी। बहुत शानदार तरीके की बुक आएगी एक तरीके से, ठीक है। तो उसे भी बहुत अच्छा फीडबैक देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। अभिकथन ए भी सही है, तर्क आर भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा क्योंकि यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। भाई आंसर सभी देना, क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक बटा तीन, 2/3, 1/6, 2/7। तो यहां पर सही आंसर होगा 2/3, ठीक है जी। कि यह अनुमान लगाया गया कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है 2/3, ठीक है। क्या होता है? 2/3 अधिक होता है। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो अशाब्दिक संप्रेषण की तुलना में 2/3 अधिक होता है।
डिजिटल युग में यह भय बना हुआ है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम हो सकता है प्रेरण, अति प्रेरण, शीघ्र अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकूलन। बताओ भाई, आंसर दे दो भाई, थोड़ा सा सोच समझ के देना, गलत मत कर देना। आपसे ज़्यादा दुख मेरे को होगा यदि इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो। दिल से बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा दुख मेरे को होगा यदि आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे तो, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद रख रखी है आप लोगों से। यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी का मतलब है यहाँ पर अति प्रेरण। डिजिटल युग में यह भय बना हुआ है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम हो सकता है क्या, अति प्रेरण। देखो हम थोड़ा अति प्रेरण के बारे में पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना। डिजिटल युग में यह भय बना हुआ है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम अति प्रेरण हो सकता है। ठीक है, जब बालक अत्यधिक तकनीकों के संपर्क में आता है तो अवसाद ग्रसित हो जाता है। ओवर स्टिमुलेशन या अति प्रेरण विभिन्न स्रोतों से आ सकता है। ठीक है, अति प्रेरण का मतलब क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन होता है, मतलब जब आप कोई भी आपके हद क्रॉस हो जाए ना, हम बोलते नहीं बोलते कि अति खराब होती है, किसी भी चीज़ की अति आए वो खराब होती है। जहाँ तक कि हम ऑक्सीजन भी ज़्यादा मात्रा में ले लें तो वो भी खराब होती है, खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी खराब होता है। तो अति हर चीज़ की खराब होती है। ठीक है, तो अति प्रेरण या ओवर स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है कि जब बालक बहुत ही ज़्यादा तकनीकी के संपर्क में आ जाता है और वो अवसाद ग्रसित हो जाता है। अवसाद का मतलब रोग ग्रसित हो जाता है, उसको तकनीकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अति प्रेरण कहते हैं। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, अत्यधिक शोर की वजह से, मल्टीटास्किंग परिवेश की शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग अति प्रेरण के कारकों में से एक है। अशाब्दिक संप्रेषण को माना जाता है सटीक, अनौपचारिक, औपचारिक, संस्कृति मुक्त। बताओ, अशाब्दिक संप्रेषण को माना जाता है, सटीक माना जाता है, अनौपचारिक माना जाता है, औपचारिक माना जाता है, या संस्कृति मुक्त माना जाता है। आंसर प्लीज सभी के सभी देना। आंसर सभी के देना है। तो भाई लोगों मैं खुद बता देता हूँ आपको, यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण को माना जाता है, देखो अशाब्दिक संप्रेषण को अनौपचारिक माना जाता है। पहली बात ये ध्यान में रखना, अशाब्दिक संप्रेषण को अनौपचारिक माना जाता है। संचार के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं जो न तो लिखित हो और न ही मौखिक शब्दों में व्यक्त हों। ठीक है, संकेत, हाव भाव, भाव भंगिमा इत्यादि अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं, और अशाब्दिक संप्रेषण को अनौपचारिक माना जाता है। ध्यान रखना, देखो औपचारिक और अनौपचारिक दो क्या होता है, एक फॉर्मल होता है जिसमें कुछ रूलों का फॉलो किया जाता है। फॉर्मल में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, जैसे आप स्कूल में जाके शिक्षा ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, आपको स्कूल जाना है, आपको रेगुलर जाना है, आपको वहाँ पर होमवर्क करना है, बहुत सारा काम होता है। अनौपचारिक में क्या होता है, ये हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। जैसे बच्चा जन्म लिया, सबसे पहले वो क्या करता है, ब्रीथिंग शुरू करता है, दूध पीना शुरू करता है, उसमें उसको कोई शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन वो दूध पीना स्टार्ट कर देता है। फिर वो इन्वायरमेंट से सीखना चालू कर देता है, कभी पापा बोलता है, कभी मम्मा बोलता है, कभी बुआ बोलता है, धीरे धीरे सभी से बात करना स्टार्ट कर देता है, फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाता है उसका, जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में लोगों के संपर्क में आता जाता है वैसे वैसे उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। आपने देखा है ये सारी चीज़ें, ये क्या होता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन में। इसमें हमने कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया ना, हमने कभी सिखाया कि बेटा पापा बोल, पापा बोल, नहीं, वो स्टार्ट कर देता है पापा मम्मा। दूसरा, हम रोड पर जा रहे हैं, आगे एक कार चल रही है बहुत स्पीड से, ठीक है, एक कार चल रही है बहुत स्पीड से और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक ट्रक में जाके घुस जाती है। हमने सीख ले ली कि भाई ओवर स्पीड मत चलाओ वरना एक्सीडेंट हो सकता है और हमारी मौत हो सकती है। इसमें हमने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, हमने क्या किया, उस घटना को देखा और वहाँ से हम सीख गए कि गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए। ये क्या है, अनौपचारिक है। क्या है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है।
शाब्दिक अशाब्दिक में क्या होता है, शाब्दिक में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लिख के किया जाओ चाहे वो बोल के किया जाए, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक में क्या होता है, उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, नॉन वर्बल होता है, उसमें वर्बल होते ही नहीं है, शब्द होते ही नहीं है, उसमें इशारों के द्वारा बात किया जाता है। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, सामने से एक लड़की आ रही है, लड़की ने आपकी साइड देख के स्माइल दी, हमारे दिल में कुछ हुआ कि बेटा कुछ हो सकता है यहाँ पर, फिर हमने भी थोड़ी सी स्माइल दी, वो लड़की अपन से क्रॉस होकर आगे निकल गई, हम उसको क्रॉस करके पीछे निकल गए, हम जैसे पीछे देखे उस टाइम हमें पता चला कि लड़की भी हमारी साइड देख रही है, फिर हम और भी ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि बेटा काम बन सकता है, यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है, अशाब्दिक है, शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ, लड़की ने स्माइल दिया, हमने स्माइल दिया, थोड़ा सा काम बना, फिर लड़की पीछे मुड़ के देखी, हम पीछे मुड़ के देखे, और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसमें शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन हम समझ भी गए कि ये हमारे सेट हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, अशाब्दिक कम्युनिकेशन है। कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित में से किस ओर उन्मुख होगी। कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित में से किस ओर उन्मुख होगी। बाह्य सहानुभूति, औचित्य, बचाव, दुष्प्रेरण, सहयोगात्मक श्रवण, टकरावपूर्ण समानुभूति। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हर किसी को आंसर देना है। पहली बात तो है कि हर किसी को आंसर देना है। दो भाई आंसर दो। जनता जवाब मांग रही है। बचपन में नहीं बोलते थे ए आ ई ऐसे। देखो यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ से ही बता देता हूँ आपको। देखो हमारी बुक रहेगी ना, उसमें ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं लिखा, बस ऐसे कैसे क्वेश्चन को उठा के लिख दिया। हमारी बुक में ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर इनका अर्थ लिखा जाएगा। वहाँ पर औचित्य का मतलब क्या होता है, बचाव का मतलब क्या होता है, दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है। हमें इनका पता ही नहीं है कि औचित्य क्या होता है, बचाव क्या होता है, दुष्प्रेरण क्या होता है। कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्न की ओर उन्मुख होगी, औचित्य की ओर, बचाव की ओर और दुष्प्रेरण की ओर। अगला क्वेश्चन भाई, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संप्रेषण केंद्रीय है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संप्रेषण केंद्रीय है। विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार को विनियमित करने में शिक्षक संप्रेषण व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, बता दो आंसर। ऑप्शन 4 फिक्स है। आंसर सभी को देना है, ये बात ध्यान में रखनी है, आपको दिल में बैठा लेनी है ये बात कि आंसर सबको देना है, ये सभी का अधिकार है। मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पर जो सी है ना वो गलत है। विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार को विनियमित करने में शिक्षक संप्रेषण व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह बात गलत है भाई। विद्यार्थियों के कक्षा के व्यवहार को नियमित करने के लिए शिक्षक संप्रेषण व्यवहार का उपयोग किया जाना चाहिए, ये बात गलत है यहाँ पर। ठीक है, और कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संप्रेषण केंद्रीय है, ये बात सही है। कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबर पूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिकर्ता के रूप में मानता है। कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिकर्ता के रूप में मानता है। प्रभावकर्ता, अकादमिक, आधिकारिक, गैर आधिकारिक। बताओ सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा, प्लीज सभी के सभी बताएं। देखो यहां पर सही आंसर होगा भाई लोगों, प्रभाव करता होगा। क्या होगा, प्रभाव करता। कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिगमकर्ता के रूप में मानता है, प्रभाव करता होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भाई लोगों, छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को किसका उपयोग किया जाना चाहिए।
छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? निकटतापरक रणनीतियाँ, तात्कालिक व्यवहार, परिहास, प्रतिभाग आधारित छलनियाँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना है इन पर, हिंदी वालों पर या फिर इंग्लिश वालों पर दे लो, किधर भी दे लो, लेकिन एक साइड ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन शानदार है, चाहो तो आप आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो। मैं खुद ही बताता हूँ भाई, खुद ही। प्रभावी संप्रेषण कौशल में शिक्षक को प्रवीण होना चाहिए। ठीक है जी, प्रभावी संप्रेषण कौशल में शिक्षक को प्रवीण होना चाहिए। ऐसा होने से शिक्षार्थी तक ज्ञान आसानी से पहुंच जाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक को भाषा शुद्धता, संक्षिप्तता तथा तार्किक क्रम में विषय के प्रस्तुतिकरण की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को निम्न का उपयोग करना चाहिए: निकटतापरक रणनीतियाँ, तात्कालिक व्यवहार और परिहास। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से, दिल में और दिमाग में बैठानी है सारी बातें। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतक किसके निदान में सहायता करते हैं? कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतक किसके निदान में सहायता करते हैं? अंतर्वैयक्तिक गतिशीलता, स्थानिक सामीप्य, जन आस्था जन्य मान्यताएं और छात्र गतिविधि। बताओ भाई, आंसर बताओ। हर किसी को जवाब देना है। चलो मैं ही दे देता हूँ भाई लोगों, आप तो देने वाले हो नहीं। यहाँ पर होगा भाई अंतर्व्यक्तिक गतिशीलता, इंटरपर्सनल डायनामिक्स। कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतक किसके निदान में सहायता करते हैं? अंतर्व्यक्तिक गतिशीलता के में। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है। यह शिक्षकों का प्रकार्य नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतःक्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित करवाएं। अभिकथन ए, विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है। यह शिक्षकों का प्रकार्य नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतःक्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित करवाएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर बताओ भाई, यहाँ पर क्या होगा। वॉट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज गिवन मी द आंसर। जवाब दे दो भाई लोगों। मैं ही देता हूँ भाई, आप नहीं देने वाले। यहाँ पर सी होगा जी, बहुत गजब का क्वेश्चन है जी। देखो, विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है, बात बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों का प्रकार्य नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतःक्रिया की दृष्टि से संरचना को व्यवस्थित कराएं, यह बात गलत है। यहाँ पर ये शिक्षकों का ही काम है भाई, ये वाला जो काम है ना, वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतःक्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित कराएं, ये शिक्षकों का ही काम है। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण 4 होते हैं। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। चर है, यहाँ पर चर होते हैं: कुट संकेतन, विसंकेतन, निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, संचारण उदासीनता। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। जनता जवाब मांग रही है, टीचर जवाब मांग रहा है, टीचर को जवाब चाहिए।
भाई लोगों मैं बताता हूँ, यहाँ पर डी आएगा। क्या आएगा? डी। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर होते हैं। कुट संकेतन होता है, विसंकेतन होता है, संचारण होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रेषक होता है, फिर उसने संदेश लिखा, फिर माध्यम देखा, फिर उसने फीडबैक दिया। मैं समझा चुका हूँ सारी बातें बहुत गजब तरीके से। अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। सूचना सर्जन तथा उसका प्रक्रमण, कुट संकेतक तथा मूर्तिकरण, अर्थ विषयक अस्फुटता के प्रति उपेक्षा, अनुबंधित प्रतिपुष्टि। जनता जवाब मांग रही है, बता दो आंसर। भाई लोगों सीधा सा आंसर दिख रहा है, यहाँ पर सूचना सर्जन और उसका प्रक्रमण आएगा। अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण क्या होता है? सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। इसका सही आंसर देना है सभी को, सभी को सही आंसर देना है भाई लोगों, सभी को। कोशिश करना कि कोई भी इसका गलत आंसर ना दे। ऑप्शन ए गलत, आर सही। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे। ऑप्शन डी, ए सही और आर गलत। तो यहाँ पर आंसर पहले दिख गया, छुपने की क्या बात है भाई लोगों। देखो यहाँ पर दोनों कथने बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें 100% सही है यहाँ पर, और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। देखो, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण एक स्वाभाविक क्षमता है, बिल्कुल सही है। कक्षा में सही ढंग से पढ़ना क्या एक स्वाभाविक क्षमता है। आप चाहो तो कुशल ढंग से आप सही ढंग से पढ़ सकते हो। आपका मन डाइवर्ट है, आप कहीं सोच रहे हो, कक्षा में कोई टॉपिक चल रहा है, आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा है। सपोज डैट कक्षा में कोई इन्वायरमेंट का टॉपिक चल रहा है, आपके दिमाग में प्यार का टॉपिक चल रहा है। आप सोच रहे हो यार मैं उससे मिलूं, कैसे मिलूं, मैं उसको आई लव यू कैसे बोलूं। उस साइड टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में लड़के की केमिस्ट्री चल रही है, लड़के के दिमाग में लड़के की केमिस्ट्री चल रही है कि यार वो मेरे को आई लव यू बोल दे तो बेस्ट रहे, मैं उसको आई लव यू बोल दूं तो कैसे बोलूं, क्या बोलूं, वो मेरे को मना कर दी तो, उसने मेरे को मना कर दिया तो, उसके कोई और गर्लफ्रेंड हुई तो। आपके दिमाग में ये केमिस्ट्री चल रही है, टीचर दूसरा केमिस्ट्री चला रहा है। क्या संप्रेषण सही हो सकता है? किसी का बाप से सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में तो प्यार वाली केमिस्ट्री चल रही है। आपको ये केमिस्ट्री कहाँ से समझ में आएगी? कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, बिल्कुल सही है। कक्षा में प्रभावी तरीके से शिक्षण करवाना है तो भाई संप्रेषण का ज्ञान होना चाहिए, कम्युनिकेशन का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी बात हुई उसको हैंडल करना। हमने बहुत सारी बार एग्जाम्पल सुना होगा कि टीचिंग में एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। जिसको थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा ना, तो भी वो सेटिस्फाई कर देता है। और यदि आपको कम्युनिकेशन का ज्ञान नहीं है और आपको बहुत सारा नॉलेज है, तो आपको कोई क्वेश्चन भी आ रहा है तो अभी आप उसको सही ढंग से नहीं समझा पाओगे। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन नॉलेज। अगला क्वेश्चन भाई, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? चयनात्मक नैतिकता का, निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का, साथी समूह के साथ चयनात्मक संबद्धता का, चयनात्मक ध्यान का। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? चयनात्मक नैतिकता का, निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का, साथी समूह के साथ चयनात्मक संबद्धता का, और चयनात्मक ध्यान का। आंसर जवाब, जनता जवाब मांग रही है, जनता को जवाब दे दो भाई लोगों आप। यहाँ पर सही आंसर होगा भाई, सीधा सा एक आंसर है चयनात्मक ध्यान। क्या आएगा? चयनात्मक ध्यान आएगा।
हम बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पर देखो, चयनात्मक अवधान या ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ खास क्रिया या उद्दीपक पर अपनी मानसिक एकाग्रता को दिखलाता है। इसमें व्यक्ति कुछ खास क्रिया या उद्दीपक पर अपनी मानसिक एकाग्रता दिखाता है, अन्य क्रियाओं या उद्दीपकों पर न के बराबर ध्यान देता है। ठीक है। चयनात्मक में क्या होता है, चयन किए वो होता है, मतलब आपने जैसे कई बार नहीं होता, कक्षा में चाहे कितनी लड़कियां बैठी हों, किसी एक पर दिल रहता है। ठीक है। हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पर किसी एक लड़की पर ध्यान जा रहा है, बस वो ही अपने सपनों की रानी है। बाकी चाहे साइड में कितनी स्मार्ट बैठ के उनके ऊपर ध्यान नहीं होता। ये क्या चयनात्मक है, क्या चयनात्मक अवधान है, ये चयनात्मक ध्यान है, हमारा ध्यान केवल उसी पर जाएगा। बिल्कुल यही टॉपिक है। यहाँ पर भी कुछ उद्दीपकों पर या कुछ क्रियाओं पर खास ध्यान होता है, बाकी की जो क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं होता। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों को स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन चयनात्मक ध्यान का आधार है। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। टोटल 4 ऑप्शन है, जवाब दे दो भाई। जवाब दे दो 4 का। चलो मैं खुद ही दे देता हूँ भाई, यहाँ पर बहुत गजब का क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहाँ से देख लो आप। मानव संप्रेषण प्रक्रिया का विवरण। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है जी, यह ध्यान में रखना। मानव संप्रेषण प्रक्रिया का विवरण। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं। ये सारी बातें हैं, प्यार की बातें हैं, ध्यान से रखना, संभाल के रखना। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। अभिकथन ए और अब तर्क आर अच्छी तरीके से पढ़ लो। जवाब आपको ही देना है, मैं नहीं देने वाला जवाब आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। टोटल 4 ऑप्शन है, हर बार दिखते हैं आपको। देखो यहाँ पर क्या है, ए गलत है और आर सही है। ये तो गलत है भाई और ये सही है। यहाँ पर शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। ये बात तो वैसे ही गलत है। संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। ये बात वैसे ही सही है। ठीक है, समझ में आ गई होंगी सारी बातें। ठीक है, तो अब हम इसके अलावा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। नहीं यार, फिर लेट हो जाएंगे क्लास में। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक मिनट नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एक से ही। ठीक है जी, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताओ। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताओ। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताओ। और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को
शेयर करो, चैनल को और वीडियो को दोनों को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है जी, लाइक भी करना ज़रूर। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान में रखना है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ये ध्यान में रखना। ओके, बाय।